चलो बेटे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, लर्निंग का काम इसमें बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस आपको साथ साथ फॉरवर्ड करूँगी, वो आपने साथ साथ लर्न करने हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals, all of which we require for body development, growth, and health. Both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of the food from agriculture and animal husbandry. पहले तो इसे मार्क कर लें आप कि जो फूड आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से. We read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? Why we cannot make do the current levels of production? इन क्योंकि इसका रीज़न है ये, इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री. आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 billion people and it is still growing. As food for this growing population, we will soon need more than 250 million tons of grain every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर में हमें दो चीज़ों पे जिन पे फोकस करना ज़रूरी है वो है, वन इज़ ऑन क्रॉप, सेकेंड इज़ ऑन लाइफ स्टॉक. मतलब कितना आपके पास अवेलेबल जो इटेबल्स हैं वो कितना आपके पास प्रेजेंट है. एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन विच have led to some successes so far. We have had the green revolution. अब आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो किससे रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से. वाइट रेवोल्यूशन जो था वो मिल्क की क्वालिटी को बेटर करने के लिए था. हाउएवर दीज रेवोल्यूशंस मीन दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase the food production without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it. मतलब आपको ऐसे सोर्सेज जनरेट करना है जिससे एयर पोल्यूशन भी ना हो और आपकी जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन, वो भी क्या हो, बहुत ज़्यादा. Hence, there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. Also, simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. कहते हैं कि अगर आप अकेले उसको जो ग्रेन है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाई जाओगे या स्टोर करते रहोगे तो उससे माल न्यूट्रिशन यानी जो डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिशन की वो ख़त्म नहीं हो जाएगी. पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड. लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए उसे ख़रीदने के लिए. तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट. द मेजॉरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन दी एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. आपको पता है बहुत सारे हमारे लोग जो कंट्री के हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं. इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द पीपल ऑफ हंगर. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from the farms. For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping, and integrated farming practices. For example, combined agriculture with livestock, poultry, fishes, beekeeping. The question thus becomes how do we increase the yields of crops and livestock. तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स वो आप कैसे करोगे ये अब हम पहले पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो कहते हैं सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम provides us carbohydrate for energy requirement. Pulses like gram, chana, pea, matar, black gram, green gram, pigeon pea, lentil including provide us with protein. अब आपसे दो तीन अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन है तो वो आपको पता होना चाहिए. आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रोटीन के दो सोर्सेज बताइए तो वो भी आपको पता होना चाहिए. अब 1 मार्क में बेटे जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना प्लीज़ इसे भी अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि लेंटिल मतलब आप लेंटिल से आप क्या समझते हो. तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंटिल मीन्स मसूर. And oil seeds including soybean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed, and sunflower provide us with necessary fats, vegetables, spices, and fruits.
provide a range of vitamins and minerals in addition to small amounts of proteins, carbohydrates, and fats. In addition to these food crops, fodder crops like berseem, oats or Sudan grass are raised for as food for the livestock. प्लीज़ इसे मार्क करें, पेपर में फॉडर क्रॉप्स और जनरली आपसे पूछा जाता है कि कोई दो फॉडर क्रॉप्स के एग्जाम्पल दीजिए, तो बरसीम, ओट्स और सुडान ग्रास जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? फॉडर क्रॉप्स के. क्लियर? Different crops require different climatic conditions like temperature, photo periods for their growth and completion of their life cycle. अब सबसे पहले बेटे मार्क करो, ये कहता है different crops require different climatic conditions. ये आपको पता है किसी को ठंड ज़्यादा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को गर्मी ज़्यादा चाहिए. टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड. अब फोटो पीरियड का मतलब क्या हुआ बेटे? फोटो मीन सनलाइट, जो ड्यूरेशन रिलेटेड होती है सनलाइट से उसे हम क्या बोलते हैं? फोटो पीरियड. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. अब सनलाइट पे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट हैं? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग. ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. एज वी ऑल नो, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट by the process of photosynthesis. There are some crops which are grown in rainy season called the kharif crops. इसे मार्क करें, जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स. और इसका ड्यूरेशन क्या रहता है बेटे? जून टू अक्टूबर. एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल्ड द रबी क्रॉप्स, रबी सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल. इसे भी अच्छे से मार्क कर लो, विंटर सीजन. ठीक है, पैडी, सोयाबीन, pigeon pea, maize, cotton, green gram and black gram are the kharif crops. Whereas wheat, gram, peas, mustard, linseed are rabi crops. ठीक है. In India, there has a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010. अभी आपसे अगर पूछ ले भी कितने टाइम इंक्रीज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए 4 times. Clear? With only 25% increase in the cultivable land area, how has this increase in production has been achieved? If we think of the practices involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. The first is the choice of seeds for planting. The second is nurturing of the crop plants. The third is the protection of the growing and harvested crops from loss. Thus, the major groups of activities for improving crop yield can be classified as crop variety improvement, जिसमें क्या आता है बेटे? जो सीड आपने सेलेक्ट किए हैं वो किस तरह के हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं. सेकेंड आपने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन, तो आपको इसका मतलब है जो क्रॉप प्लांट्स है उसको अच्छे से नर्चर करना, उसको प्रॉपर हर चीज़ प्रोवाइड करना, प्रॉपर टाइम पे फर्टिलाइज़र, मैन्योर प्रोवाइड करना. और लास्ट में जब आपके पास क्रॉप रेडी है तो उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? ये रोडेंट्स वगैरह से किस तरह से आप उनको प्रोटेक्ट करने वाले हो. तो जो आपके 3 स्टेप्स हैं, द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, सेकेंड क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड थर्ड इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. अब अगला टॉपिक है बेटे हमारा क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. This approach depends on finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance. मतलब कि एक पौधा अगर उसमें काफ़ी कोई डिज़ीज़ है तो वो कितना अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वो होता है डिजीज़ रेजिस्टेंस. रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, मतलब जब फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है तो वो कितना एक अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं. प्रोडक्ट क्वालिटी, जो आपके पास नया प्रोडक्ट बना है उसकी क्वालिटी कैसी है. एंड हाई यील्ड, जो आपकी जो क्रॉप रेडी हुई है उसका कितना परसेंट, कितना बड़ा हिस्सा आपके पास आया है. तो वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू क्रॉप वेराइटीज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे. हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स. 2 अलग अलग पौधों का क्रॉस करवाना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. दिस क्रॉसिंग में भी, अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, इसे मार्क करें. इंटर वेराइटल यानी बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़. सेकेंड है इंटर स्पेसिफिक यानी बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द सेम जीनस. और इंटर जेनेरिक यानी 2 डिफरेंट जेनेरा. तो ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटे? क्रॉस बिटवीन 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स. ये कितनी तरह की होती है? 3 तरह की. इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक. अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट, अब क्या होता है, अब आप चाहते हो कि भाई इस पौधे में ये ट्रेट आए,
ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, जो ट्रेड आप चाहते हो ना उसका क्रॉस अपने जो दूसरा आपका पौधा है उसके साथ करवा देते हो, तो जो आपको ट्रेड्स मिलते हैं वो ही मिलते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है ना। दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फॉर न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज. Farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety. That is, the seed should all be of the same variety and germinate under the same condition. मतलब कि जो जिस क्वालिटी का सीड आपने चूज़ किया ना उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेम वैरायटी की होनी चाहिए, ताकि जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना आए और वो सेम कंडीशंस अडेप्ट करने वाले हो। मतलब अगर गर्मी वाले हैं तो गर्मी अडेप्ट करने वाले हो, अगर ठंड में है तो ठंड अडेप्ट करने वाले हो। तो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर। अब इसे मार्क करें बेटे, जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं या क्रॉप यील्ड है वो किससे रिलेटेड होती है, वेदर से, सॉइल क्वालिटी से एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रोट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रडिक्टेबल, आप उसके बारे में जज नहीं कर सकते कि वो सिचुएशन कैसी होंगी, तो वेराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity and have been developed. Some of the factors for such for which variety improvement is done are higher yield to increase the productivity of the crop per acre. मतलब आपकी ज़मीन अगर कम है और आप चाह रहे हो उससे आपको बहुत हाई प्रोडक्शन मिले, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा. सेकंड क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी. जो भी आप देखो, जब आप क्रॉप को जब आप चाह रहे हो कि ये क्रॉप है आपकी, तो इससे मतलब आपको कुछ अच्छी क्वालिटी की जो सीड्स है या इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी. तो कहते हैं क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन व्हीट, protein quality in pulses, oil quality in oil seeds and preserving quality in fruits and vegetables. मतलब कहता है व्हीट में बेकिंग क्वालिटी, प्रोटीन पल्सेस में आपको पता है, ऑयल सीड से हमें ऑयल, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उससे प्रिजर्वेटिव, राइट. बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस. बायोटिक फैक्टर होता है बेटे जो लिविंग होते हैं और अबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं. तो क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी ग्रोन ड्यू टू बायोटिक डिजीज, इंसेक्ट्स एंड nematodes, and abiotic drought, salinity, water, logging, heat, cold and frost, stresses under different situations. Varieties resistance to these stresses can improve the crop production. Change in maturity period. The shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. सच अब देखो, अगर क्या हो जाए आपका पौधा, अगर आपकी जो क्रॉप यील्ड है अगर वो जल्दी से तैयार हो जाए तो बंदा दूसरी यूज़ कर लेगा, फिर तीसरी यूज़ कर लेगा और उसको प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और पैसा भी क्या रहेगा, ज़्यादा बनेगा. तो चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन. द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी. Such short duration allow farmers to grow multiple rounds of crops in a year. Short duration also reduces the cost of crop production. ठीक है. Shorter duration also reduces the cost of crop production. Uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces losses during harvesting. वाइडर एडेप्टेबिलिटी. वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब बेटे ये, जैसे अगर एक टाइम पे क्रॉप फेलियर हो गया तो मतलब उसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कुछ मल्टीपल सोर्सेज आपके होने चाहिए कि अगर आप उस पर डिपेंडेंट रह जाओगे तो फिर फार्मर को लॉस हो सकता है. तो डेवलपिंग वेराइटीज़ फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन under different climatic conditions and different areas. Desirable agronomic characteristics, ये important एक blue box का question भी है कि what do you understand by agronomical characteristics. Tallness and profuse branching are desirable for fodder crops. Fodder crop के लिए क्या important है, tallness और बहुत सारी घनी branching, ठीक है. Dwarfness, cereals के लिए क्या desired trait है, dwarfness, पौधे का छोटा होना, ठीक है. क्यों, ताकि जो जितने न्यूट्रिएंट्स जो कंज्यूम करने हैं क्रॉप ने वो कम से कम होंगे. दस डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर कैन हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी. अब एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए. टॉलनेस और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग डिज़ायरेबल है किसके लिए, फॉडर क्रॉप्स के लिए. ड्वार्फनेस किसके लिए, सीरियल्स के लिए, ताकि लेस न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कंज्यूम करे ये क्रॉप्स. क्लियर. अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन
क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स. Different farmers thus have more or less land, money, and access to information and technologies. In short, it is the money or financial conditions that allow farmer to take up different farming practices and agriculture technologies. There is a correlation between higher inputs and yields. Thus, the farmer's purchasing capacity for input decide the cropping system and production practices. Therefore, production practices can be at different levels. दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन. तो ये आपको याद रखना है कि कितने लेवल होते हैं, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट. ठीक है, इस पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन. अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. इसमें आप दो चीज़ें पढ़ोगे, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है, जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेल बींग, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ. न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. पहले ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किस प्लांट्स को किस तरह से सप्लाई होंगे. 3 वेज क्या है, एयर, वाटर एंड सॉइल. देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर असेंशियल फॉर प्लांट्स. एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये आपको पता ही है. एयर क्या सप्लाई करता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन क्या सप्लाई करता है, वाटर एंड ऑक्सीजन. वाटर से हमें देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, H2O, यानी वाटर में क्या सप्लाई करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड सॉइल सप्लाईज एंड अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट. मतलब जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट है उसको सप्लाई कौन करती है, हमारी सॉइल, और वो कितने हैं, 30. Among these, some are required in large quantities, therefore known as macronutrients, and the other nutrients used by plants in small quantities are called micronutrients. तो जो large quantities में यूज़ होते हैं बेटे उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रो, और जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो. न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. एयर से कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और सॉइल ने कितने सप्लाई करने हैं, 13. मैक्रो क्या है बेटे, वो जो लार्ज क्वांटिटी में, और माइक्रो क्या है, जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, NPK. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनियम एंड क्लोरीन. अब होता क्या अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स affects the physiological process in plants including reproduction, growth and susceptibility to disease. अब डेफिशिएंसी अगर हो जाए इन न्यूट्रिएंट्स की तो पौधों में उनकी फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, रिप्रोडक्शन रुक जाता है, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज़ जो होती है वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, मतलब कोई उनकी ग्रोथ ना रुके, कोई उनका रिप्रोडक्शन ना रुके, कोई डिजीज़ से वो सफ़र ना करें, तो इसके लिए उन्हें सप्लाई किए जाते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स. ठीक है, मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स. अब मेन्योर क्या होता है बेटा, मेन्योर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. मेन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. Manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. Manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing the soil fertility. आपको पता है मेन्योर किस तरह से प्रिपेयर होता है, जितना भी एनिमल और प्लांट एक्सक्रीटा होता है उसको यूज़ करके हम जो वो सारा फिर डीकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाता है मेन्योर में, और उसको हम उसको फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड में सप्लाई करते हैं, और इस तरह से उनका जो सोइल स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है. This involves increasing the water holding capacity in sandy soils. In clay soils, the large quantities of organic matter help in drainage and avoiding waterlogging. In using manure, we use biological waste material, which is advantageous in protecting our environment, क्योंकि उससे कोई किसी भी तरह का water pollution या air pollution नहीं होता. From excessive use of fertilizers. Using biological waste material is also a way of recycling farm waste. Based on the kind of biological material used, manure can be classified as. अब manure की बेटे 2 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, और सेकेंड हम पढ़ेंगे ग्रीन मैन्योर.
the process in which farm waste material like livestock excreta, cow dung, etc., vegetable waste, animal refuse, and domestic waste, sewage waste, straw, and eradicated weeds, इट इज़ डीकम्पोज इन पिट्स, एक गड्ढे में उन सबको डाल दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। ये कंपोस्ट जो होती है ये ऑर्गेनिक मैटर्स में रिच होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। कंपोस्ट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थ वॉर्म्स टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ मतलब जो अर्थ वॉर्म होते हैं वो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज, दिस इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है, प्रायर टू सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स some plants like sun hemp or guar are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plants are turned into green manure which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. हमें जो मेनली जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है फर्टिलाइजर्स। आपको पता है फर्टिलाइजर्स नेचुरल तो होते नहीं, आर्टिफिशियल होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branches and flowers, giving rise to healthy plants. Fertilizers are a factor in the higher yields of high cost farming. Fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose, time, and observing pre- and post-application precautions for their complete utilization. For example, sometimes fertilizers get washed away due to excessive irrigation and not fully absorbed by the plants. This excess fertilizer then leads to water pollution. अब देखो, जब पानी बहुत सारा डाला जाता है, जब एक फील्ड में फर्टिलाइज़र जहाँ सप्लाई किया जाता है तो वो पानी के साथ बहकर चला जाता है, जिससे वो वाटर सोर्सेज में चला जाता है और क्या क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन। कहते हैं इसके लिए हमें प्रॉपर डोज देनी होती है, ये नहीं कि ज़्यादा भी हार्मफुल है और कम भी हार्मफुल है, किस टाइम पे देनी है इसका भी हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। Now, also we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used. तो इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जो वो आप ले सकते हो मैन्योर को सप्लाई करके। ठीक है, यूजिंग मैन्योर फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी हैव टू बी कंसिडर्ड वाइल एमिंग फॉर ऑप्टिमम यील्ड्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब है बेटे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इट इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विच विद मिनिमम और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स, herbicides, pesticides, etc., and with a maximum input of organic manure, recycled farm waste used as bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves और टर्मरिक, ये से मार्क कर लें, ये आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज एज बायोपेस्टिसाइड्स विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये तीनों क्रॉपिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे। दीज क्रॉपिंग सिस्टम्स आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीट कंट्रोल बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अब आपको ये यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको भेजूँगी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है, मंडे को टेस्ट होगा।